आदाब सामीन। आज 25 नवंबर को हम बैनुल-अक़वामी सतह पर मनाया जाने वाला ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के ख़ात्मे के हवाले से जो आदमी दिन मनाया जा रहा है, उसके हवाले से बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा भी ये साल अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस साल को उन्होंने ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का थीम दिया है, और जबकि पाकिस्तानी ख़वातीन ने इस साल इसको सेहत के हवाले से, सेहत के मसाइल के हवाले से बात करने के लिए काम किया है, इसका थीम चुना है। आज के हमारे पैनल में फर्स्ट पैनलिस्ट हैं मिस राना मलिक, जो चेयरपर्सन है पंजाब यूनिवर्सिटी के जेंडर स्टडीज़ डिपार्टमेंट में और 20 साल का एक्सपीरियंस रखती हैं फील्ड में काम करने का, और इसके अलावा उनकी पीएचडी भी जेंडर स्टडीज़ में यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो नॉर्वे से है। उन्हें वेलकम कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मिस राना, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझे ऑनलाइन लेने के लिए। थैंक यू। हम अपनी सेकंड पार्टिसिपेंट को भी स्ट्रीम यार्ड में एंटर करते हैं। उनका नाम है राबिया उस्मान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा बहावलपुर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेसिडेंट हैं और फाउंडर ऑफ प्रीमियम मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन की फाउंडर मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम रबिया, क्या हाल है आपका? आप प्रीमियम एंड हेल्पलाइन का नाम आई थिंक आपको यू जस्ट मिस्ड इट, दैट इज द listener.pk। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर, और इंशाल्लाह आई होप कि जो आज का सेशन होगा दैट विल बी वेरी knowledgeable and very informative for everyone. Thank you. हमारे पैनल पे थर्ड पर्सन है सादिया खालिद। वो ब्लॉगर हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और पीएचडी स्कॉलर हैं और विजिटिंग लेक्चरर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। सादिया जी, अस्सलाम वालेकुम, और जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। और होपफुली हमारा ये सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव होगा और आज हम कुछ नतीजे पे निकलेंगे, जो कि मुश्किल बात है, लेकिन स्टिल लेट्स सी हाउ इट गोज, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम। आप लोगों को जैसे पता ही है, आज ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के हवाले से, तशद्दुद के ख़ात्मे के खिलाफ हवाले से कि किस तरह से ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद को ख़त्म किया जा सकता है, इसकी अब तक काफ़ी सारी आगाही मुहिम्मात जो है वो चल चुकी हैं, पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनली भी। अक़वाम मुत्तहिदा के से भी हर साल इसके हवाले से स्टेटमेंट्स एंड बहुत सारी कैंपेन्स लॉन्च की जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी एक्टिविस्ट इस पे काम कर रहे हैं। तो आप मिस राना से मैं पहले सवाल करना चाहूँगी कि आप क्या देखती हैं, अभी रिसेंटली पाकिस्तानी तनाज़ुर में अगर हम देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस बिल जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। जब डोमेस्टिक वायलेंस बिल जो है वो नेशनल असेंबली में पेश किया गया सेनेट से, ऑल्दो कि उसको हमने किसी तरीके से पास करवाया, लेकिन अब वो हमने इस वक्त वो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को भेज दिया गया। और जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल है वो कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर उनके कोई बहुत ज़्यादा कहने से तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके अपने हवाले से, और वो इसको जिस शक्ल में ये है उस शक्ल में तो बिल्कुल इसको मुस्तरद कर चुके हैं, और उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो हैं वो तजावीज़ जो है वो इसके अंदर दे रहे हैं। सो अगर हम इस बिल को देखें 2016 में पहले ये हमारे सामने आया, फिर 20 में आया, फिर अब 21 में आया, और के में हमने देखा कि ये इसको मंजूर भी किया गया, लेकिन उसको भी इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल ने मुस्तरद कर दिया।
तो ये जो बैकलैश है ये आपको नजर आता है, ये आपको सिर्फ इस बिल के हवाले से नहीं नजर आता, ये आपको बाकी जो वुमेन राइट मूवमेंट्स हैं या जो भी और जो कॉजेज हैं इसमें चल रहे उसके हवाले से भी नजर आता है। खास तौर से जब हम वायलेंस की बात करते हैं तो पहले तो सबसे हमारे सामने एक डिनाइल आता है। मैं आपको, चूंकि हम यूनिवर्सिटी में हैं वहां से मैं बात करूंगी, तो सबसे पहले हमारे हमारे सामने एक चीज आती है, वो डिनाइल है कि ऐसा है ही नहीं पाकिस्तान में। हम शायद जो हमारा इंटेलेक्चुअल ग्रुप है या जो लोग इस पे बात करते हैं या सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो शायद बहुत हम लोग एक अर्बन सेंटर लिमिटेड किस्म की गुफ्तगू करते हैं। हम पाकिस्तान के तूलो अर्ज में नहीं देखते कि हालात क्या हैं, और हमारे रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में जहाँ ख़वातीन को अभी हमने जो पिछले इलेक्शंस में देखा वहाँ वोट डालने का हक भी नहीं। हम देखते हैं कि वहाँ की सेहत, जैसे अभी आपने शुरू में कहा कि ये वो साल है जिसको हम सेहत के हवाले से, वुमेन HR के हवाले से हम इसको सेलिब्रेट करें, और हम ये इस पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एम्फसाइज करें। अभी हमने अक्टूबर में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात आपने बहुत सारी सुनी होगी, जिसमें हमने सुना कि हर 9वीं खातून जो है वो पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर का शिकार। तो अगर आप कोई भी स्टेटिस्टिक्स, कोई भी डाटा उठा कर देख लें, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस देख लें, आप एजुकेशन में देख लें, आप हेल्थ में देख लें, तो आपको नजर आएगा कि किस कदर सूरत हाल खराब है। पाकिस्तान इस वक्त जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में सेकंड वर्स्ट इन द वर्ल्ड है। तो लोग फिर भी डिनाइल में हैं। जब ऐसी सूरत हाल के बावजूद भी हम डिनाइल फेज में है कि पाकिस्तान में सब अच्छा है, और शायद ये कोई खास एक मुहिम है, कोई वेस्टर्नाइज एजेंडा है जिसमें हमें चीज़ें जो हैं वो हम नेगेटिविटी ज़्यादा उसमें दिखाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। आप शहरों में देख लें, आप हिरासत के हवाले से आप कोई चीज़ उठा के देख, आप वुमेन्स मोबिलिटी, अभी हमने पिछले साल एक रिसर्च किया है जिसमें नेशनल लेवल का स्टडी था, कराची से लेके खैबर और पख्तूनख्वा में और कोयटा में और लाहौर में, पिंडी में, बड़े शहरों में भी हमने देखा, हमने छोटे दादू खैरपुर में भी देखा। तो हमें नजर आया कि हरासमेंट जो स्ट्रीट्स पे है, जो पार्क्स में है, जो मार्केट्स में, वो इस कदर है कि कोई खातून हमें ऐसी नहीं मिली, किसी एज ग्रुप से भी उसका ताल्लुक हो, किसी भी शोबे से ताल्लुक हो, उसने हमें कहा कि वो fearful है when she comes out of her home, और वो उस फियर के साथ ही काम भी करती है, उसकी मोबिलिटी भी जुड़ी है, उसका वर्क प्लेस भी जुड़ा है। सो हमें पहले, मेरा ख्याल है सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पाकिस्तानी खवातीन जो हैं वो किस तरह की सिचुएशन में लिव इन करें। उसके बाद अगला स्टेप आएगा कि हम उसको रेक्टिफाई कैसे करें, उसमें क्या चीज़ें की बेहतरी लाएं। लेकिन सबसे पहले तो हमें इस डिनाइल फेज में से निकलना पड़ेगा। एग्जैक्टली, डिनाइल फेज हमारे यहाँ जो है वो लोग इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है। हालांकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनली भी और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी जब सर्वेस किए हैं तो ये बात सामने आई है कि पिछले एक साल के दौरान, सिर्फ ज़्यादा दूर की बात नहीं हम करते, सिर्फ पिछले एक साल के अंदर 2020 में जो है 1422 केसेस थे जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा और रिपोर्ट हुआ, और 9401 केसेस थे जो स्पेशली ख़वातीन के हवाले से सामने आए, जिनके अंदर डिफरेंट वायलेंसेस जो थे वो रिकॉर्ड करवाए गए थे। जी सादिया, मैं आपसे इसी हवाले से बात करना चाहूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ हमारे यहाँ जो प्रोफेशनल ख़वातीन को फेस करना पड़ा है अपना प्रॉब्लम, उसके हवाले से आप क्या कहेंगी कि क्या सूरत हाल है? अच्छा, इसके ऊपर तो खैर डॉक्टर राना ने बिल्कुल ठीक कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक वी being a Pakistani, we are in habit of denying the things, then denying the facts, and also like criticizing all the things. तो जो डिनाइल फेज है कि सबसे पहली बात है कि ये बिल जो है वो रिजेक्ट क्यों हुआ, और जो इस्लामी उलमा थे उन्होंने किस बात पे रिजेक्ट किया कि जी अगर एक औरत मार खाती है, मतलब वो एक तो ये है कि हमारे सोसाइटी में एक तो ये है कि जो है शौहर आपका मिजाजी खुदा है और उससे आप मार खा लें तो कोई नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर एक डोमेस्टिक मतलब एक घर में चार दीवारी में अगर एक लड़की
लड़की या एक औरत के साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो ये उनका इंटरनल मामला है, ये तो स्टेट का मामला ही नहीं है। और भाई वो तो बर्दाश्त कर ले, और वो तो औरत तो बनी बर्दाश्त है। और फिर उसके बाद जब ऐसे कोई भी केसेस आते हैं, किसी ने अपनी बीवी को मारा, किसी बाप ने अपनी बेटी को, या भाई ने अपनी बहन के साथ कुछ ऐसा किया, मारा या उसको कमरे में बंद कर दिया, या किसी किस्म की भी एनी टाइप ऑफ वॉयलेंट एक्ट, तो ये होता है ये इसी का कसूर होगा। ये तो सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, डिजिटल है, ये औरतें आवारा हो गई हैं। मतलब परसों की बात है कि मैंने एक सेशन था, वुमेन सेशन अबाउट द पीस एजुकेशन। मैंने अपना ऑनलाइन मतलब कोई पब्लिक फॉलोइंग पे एक पोस्ट लगाई, और नीचे एक बंदे का कमेंट आया कि आवारा औरतें। मतलब भाई उसमें कहा, मतलब ये जो एक माइंडसेट मर्दों के जहन में आ गया कि जी जो औरतें बाहर निकल रही हैं, और जो औरतें अगर दूसरी औरतों के साथ मिलके कोई सेशन अरेंज कर रही हैं, या कोई सोशल एक्टिविस्ट हैं, या पीस एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, भाई वो गलत ही कर रही हैं, या वो हमारी जो आम औरतें हैं बेचारी, या जो मासूम औरतें या हाउस वाइफ्स हैं, उनको बहका रही हैं। अब बात है कि पिछली 2017-18 और इसकी जो रिपोर्ट जितनी भी है, 28% ऑफ वुमेन आर फेसिंग द सम काइंड ऑफ वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, इमोशनल, एनी टाइप ऑफ वायलेंस फ्रॉम देयर पार्टनर्स। मतलब ये जो बर्दाश्त करने का जो वो हमारी सोसाइटी में कि नहीं तुम मार खा लो लेकिन तलाक याफ्ता नहीं हो सकती, या तुम उस घर से वापस नहीं आ सकती, इस माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। और ये माइंडसेट सिर्फ वो नहीं है कि हमारी उन औरतों में या उन घरों में है जो कि लो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं। इट इज ऑल्सो प्रिवेलिंग इन लाइक हायर और एजुकेटेड क्लास। तो क्यों है? क्योंकि वो हमारे सोसाइटल प्रेशर्स इतने ज्यादा हैं। और दूसरी जो मैं अभी एग्जांपल देना चाहूंगी कि नूर मुकद्दम की, एंड रिसेंटली वी हैव सीन ऑल द वीडियोस। वो वीडियोस अब सीसीटीवी, वो एक अलग डिबेट है कि चैनल्स के पास वो मीडिया एथिक्स हैं कि नहीं है। उसमें देखा जा रहा है कि वो गैलरी से गिर रही है नीचे, और फिर वो बेचारी जाके छुप गई है गार्ड के रूम में, और फिर वो एक बंदा आया और उसको खींच कर लेके जा रहा है। और जब ऐसी वीडियोस आती हैं तो नीचे क्या कमेंट्स आते हैं कि भाई आजाद ख्याल थी, क्यों शादी के बगैर उसके साथ क्यों रह रही थी? अगर वो उसका शौहर भी होता, या वो जिस मर्जी रिलेशन में होता, जो कि साइकोपैथ हैं, जिन्हें अपनी मर्दानगी औरत को मारकर शो करनी है, उन्होंने तो करनी है। तो और उसके बाद ये तो चलो हो गई ना कि घर की औरतें, वो तो समझते हैं कि घर की औरतें जो है वो हमारी मलकियत हैं और हम इनके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। अब रह गई द वुमेन हु आर वर्किंग इन देयर प्रोफेशनल डोमेन्स। अब जब एक लड़की है वो शादी से इनकार कर देती है, या उसका बॉस कोई उसको मॉनेटरी बेनिफिट्स दे रहा है कि फॉर हैविंग लाइक एनी काइंड ऑफ फिजिकल और सेक्सुअल बेनिफिट्स, तो भाई अगर वो इनकार करती है तो तेजाब फेंकने का हक उस एक गैर बंदे को किसने दिया है? और उसके बाद एसिड थ्रोइंग, उसके बाद उसको किसी न किसी तरह ब्लैकमेल करने का या किडनैप करने का, और ये सब कुछ चीजें हैं। तो ये हक उसे किसने दिया है? इसलिए कि जी वो औरत है, वो वनरेबल है, वो कमजोर है, वो अपने लिए नहीं लड़ सकती। और इस चीज में यही कहूंगी कि गवर्नमेंट शुड, मतलब ये कि ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी फिर आ जाते हैं कि नहीं जी अगर हम इस तरह का कोई एक्ट बना लेंगे तो ह्यूमन राइट वॉलेशन हो जाएगी। फिर उल्मा कराम है, मतलब अभी रिसेंटली 2 दिन पहले सबको पता है कि एक जो है निकाह करते हुए एक नई शिक जो है वो असेंबली से क्लियर हुई है कि खत्म नबूवत का सब लोगों को सर्टिफिकेट देना है, गवाह को, मियाँ बीवी को और उसकी फैमिली को। मतलब इज दिस रेलिवेंट? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने, ठीक है बीइंग एन मुसलमान होने के नाते हमें वो, लेकिन वो तो हमारे दिल में है। वो गवाही भी, या हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है, दैट इज एन अदर डिबेट। लेकिन हम एक्चुअल इशू से क्यों हट जाते हैं? एक्चुअल इशू से कि जी निकाह के वक्त उसके हक में है। आज भी कुछ फैमिलीज में जानती हूँ जो कि हक महल में कहती है 5,000 से ज्यादा जो है लड़की को नहीं लिखवाना, ये 5,000 बहुत है। क्यों? अगर एक लड़का अफोर्ड कर सकता है उसके नाम घर गाड़ी, तो आप क्यों ये मैटर्स डिस्कस नहीं करते? प्रॉपर्टी राइट्स, अगर शौहर मर जाते हैं, ऐसे कोई राइट्स हैं, ऐसी शिक क्यों नहीं निकाह नामे में लेके आते? अगर उसको वायलेंस या शौहर मार रहा है और उसका कोई मेडिकल एविडेंस है, तो वो तलाक या खुला ले सकती है और फौरन ले सकती है। क्यों उसको धक्के खाने पड़ते हैं? और बहुत सारी ऐसी औरतें जिन्हें लीगल प्रोसेसिंग या लीगल प्रोसीडिंग्स का नहीं पता,
वो कहाँ जाएं, और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो वकील को दें। तो वी नीड टू टॉक अबाउट द रियल इश्यूज। एंड ये जो हमें एक बहुत ज्यादा हर चीज से डरा दिया जाता है कि इस्लाम पे सवाल नहीं उठा सकते, आप काफिर हो जाओगे, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तलाक लेना एक बहुत नापसंदीदा अमल है। अगर ऐसी बात होती तो निकाह की ऑप्शन ही ना, वो सॉरी तलाक की ऑप्शन ही ना होती, या उस इंसान से अलग होने की। और कहीं भी इस्लाम किसी भी तरह का वायलेंट एक्ट पर पसंद नहीं करता, वो बेशक इंसानों के साथ हो, जानवरों के साथ हो, या कोई भी ऐसी चीज जो सांस लेती है। तो these are the basic rights and we need to think about it. Thank you. थैंक यू, हमारे साथ रहिएगा। अभी हम राबिया से पूछेंगे कि साइकोलॉजिकली मेंटल हेल्थ के ऊपर खवातीन, एक तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर जो खवातीन होती हैं उनका क्या, उनकी सेहत पर किस तरह से असर पड़ता है और वो किस तरह से सोसाइटी पे इम्पैक्ट करती हैं। ओब्वियसली पहले वो अपने बच्चों के ऊपर, और फिर बच्चे जो हैं जब बाहर जाएंगे या सोसाइटी में मूव होंगे तो उनके ऊपर किस तरह से असर पड़ेगा, और फिर जो प्रोफेशनल वुमेन है वो किस तरह से उसकी भूमि से है, और फिर उसका काम के ऊपर उसकी किस तरह से। अस्सलाम वालेकुम रबिया। सादिया ने बहुत सारी रेलेवेंट बातें की और मैं शायद वो सारी बातें थी जो मैं भी करना चाहती थी, बट वेरी नाइस ऑफ हर कि उन्होंने पहली चीजें कर दी। हाँ, एक चीज कॉन्ट्रोडिक्टरी है, वो मैं बाद में बयान करूंगी। देखिए, जहां तक हम वायलेंस की बात करते हैं ना, वो वायलेंस जो सब वुमन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की जब हम बात करते हैं तो उसमें वायलेंस सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं आता, ठीक है। उसके अंदर हमारे जेंडर बेस्ड वायलेंस भी आता है, उसके अंदर ऑनलाइन वायलेंस भी आता है, उसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस है, और इसके अंदर फेमिसाइड है, मैरिटल रेप्स हैं, इस तरह मतलब काफी चीजें आती है। सो हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात इसलिए करेंगे बिकॉज दैट इज द मोस्ट कॉमन वायलेंस दैट इज प्रेवलेंट इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इसमें हमारा अब डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं आता है, उसके अंदर हमारा मेंटल एंड इमोशनल वायलेंस भी आता है, मैरिटल रेप्स भी आते हैं, और चाइल्ड मैरिजेस भी आती हैं, फोर्स मैरिजेस भी आती हैं, और एक्सट्रीम केस में किलिंग एंड मर्डरिंग भी आती है, ठीक है। सो अब मैं उन औरतों की बात करी, और इसके अंदर जो ऐसे अटेम्प्ट्स होते हैं मर्डर्स के, कई दफा दे डोंट डाई, उनकी डिसेबिलिटी आ जाती है। तो सिर्फ मैं सिर्फ फिजिकल बात नहीं करूंगी, बात सबकी करूंगी। वो ये है कि हमारी जो, जिस तरह सादिया ने कहा है, हमारा कल्चर एक ऐसा बन गया हुआ है जिसके अंदर जो एक्चुअली वायलेंस होता क्यों है, वायलेंस इसलिए होता है क्योंकि यूजुअली जब औरत को चुप कराया जाता है कि भी यू हैव नो राइट टू से, और यू टू नो राइट टू गिव योर ओपिनियन या फीडबैक, तो उसको सप्रेस करने के लिए वायलेंस यूज किया जाता है। देखिए, जितने रेप केसेस होते हैं बच्चों के, बड़ों, लड़कियों के, वो क्यों होते हैं? बिकॉज दे डोंट वांट देम टू से एनीथिंग अबाउट देम। उनको बताया ना कि लोगों को पता ना लगे हु इज द रेपिस्ट एक्चुअली, ठीक है। और जो रेपिस्ट अगर बाहर आ भी जाता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में लॉज इतने बुरे हैं कि अगर तो आपका पीछे से स्ट्रांग है तो शायद उसको सजा हो जाएगी, अदरवाइज तो नहीं, ठीक है। सो एज फार एज हमारी जो कंसर्न है, प्रेवलेंस जो वायलेंस की कंसर्न वो है, जो खास तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ जाऊंगी, जो यूएन वुमन ने हमें डेटा दिया, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम डेटा भी कैसे पता लग सके, क्योंकि हमारे पास औरतें वो आती हैं जो पहले तो बात है, औरतें आती नहीं है, दे डोंट रिपोर्ट, ठीक है। और अगर वो रिपोर्ट कर भी रही है तो nobody gives a damn, ठीक है। रिपोर्ट कर रही है तो फिर क्या, अभी वही वाली बात सादिया वाली कि डोमेस्टिक इशू है, हम इसको नहीं, सब नॉर्म पार्ट है हमारी सोसाइटी। अभी रिसेंटली आई वेंट टू डीपी ऑफ बहावलपुर, उन्होंने कहा कि हम वुमेन प्रोटेक्शन एक बना रहे हैं सेल। तो मैंने तो उनसे ये कहा, उन्होंने कहा देखिए, हमारे पास जो खवातीन आती हैं, वो अगर उनके घरेलू मसला, उसकी सास उसको मारे, उसका मियाँ उसको मारे, तो आई एम सॉरी, हम क्या करें? हमारे पास तो लॉ नहीं है, हम उसको बचाएं कैसे? हमारे पास जब तक लॉ नहीं आएगा हम उसको बचा नहीं सकते, ठीक है। तो वी आर जस्ट मेकिंग अ वुमन प्रोटेक्शन सेल, जहाँ पे वो आके अपनी एटलीस्ट वो कैथारसिस कर सके, अपनी शिकायतें बयान कर सके, बट वी डोंट हैव एनीथिंग बाय लॉ, हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, ठीक है। तो हम वो सुन सकते हैं फॉर द टाइम में, उनके मसले रिजॉल्व कर सकते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते। तो आई आस्क्ड हिम कि, मैंने कहा व्हाट, तो कहता है ऐसे जो बस बैठेगा वो सिर्फ बात कर देगा, तो और से ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता।
बात ये मैं इस रेफरेंस में कर रही हूँ बिकॉज आई एम अ प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन चेंबर, और मेरे अंडर बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं, वो एजुकेटेड नहीं है, उनके पास वसाइल नहीं है, वो क्या करें, उनके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, अगर उनको कोई मारता है धारता है, उनका मेन वो घर से बाहर निकाल देता है, दे डोंट हैव फैमिली सपोर्ट, दे डोंट हैव एनीवेयर टू गो, उनके पास कोई घर नहीं है वापस जाने के लिए, ठीक है, उनको तो वो पहले क्या से करें ये ना, बिल्कुल ना, वो उनको आगे पहले की है ना वो पीछे की है, वो बच्चों समेत उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। तो पहली तो बात ये कि हमारे पास लॉज नहीं है, अगर लॉ आ जाता है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होती, नोबडी नोज दैट, और वो जानना चाहते भी नहीं है बिकॉज इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी और बड़ी शोविनिस्ट काइंड ऑफ हमारा कल्चर है, दे डोंट वांट टू नो। तो जो बेसिकली हमारी जो लाइफ टाइम फिजिकल और सेक्सुअल इंटीमेट जो है दैट इज प्रेवलेंट, जो 2019 में यूएन वुमेन ने दी थी रिपोर्ट, दैट इज 24.5%, ठीक है। और इसके अंदर जो नॉन पार्टनर है, मतलब जिस तरह आजकल जो कल्चर चल गया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, उसमें तो हमारे पास कोई डेटा है ही नहीं बिकॉज नोबडी रिपोर्ट्स। चाइल्ड मैरिज इज ऑलमोस्ट 21%, एंड फोर्स मैरिजेस तो मेरे ख्याल से हर दूसरा फोर्स मैरिज होगा, इररिलेवेंट टू एनी क्लास, वो कोई अमीर है, गरीब है, कोई मिडिल क्लास है, तो आई वुड से कि दे आर द सेम, ठीक है। उसमें जो वुमन के साथ ट्रीटमेंट है ना, दे आर द सेम, वो किसी क्लास के साथ स्पेसिफिक नहीं है। ओके, एज फार एज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इज कंसर्न, सीरियसली दे आर लाइक, मैं इसको अगर हॉरिबल कहूंगी तो शायद कम नहीं होगा, बट हॉरिबल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट इट्स काइंड ऑफ अ डिलेमा। मेरे पास जो, बिकॉज आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज वेल, जब मेरे पास खवातीन आती हैं तो दे मेक श्योर कि वो उस टाइम में है जब उनके हस्बैंड घर ना हो, उनके हस्बैंड को पता ना लगे कि हम आए हैं, ठीक है, तो उनको किसी साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है बिकॉज डोंट, उनके हस्बैंड इतने सपोर्टिव नहीं है टू लिसन टू देम, उनके हस्बैंड इस तरह के नहीं, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी कि अच्छा इसको कोई इश्यू हो सकता है, और बेसिकली वो इश्यूज जो होते हैं दे आर मोर रिलेटेड टू देयर मेंटल, वो कहते हैं ना इमोशनल एंड मेंटल अब्यूज बाय देयर पार्टनर्स, ठीक है। हम इस चीज को नहीं देखते हैं, और जैसे सादिया ने कहा है कि पाकिस्तान में, including me and you, Rabia, and including Sadia, and including Mrs. Rana, अभी तक कोई ऐसी औरत नहीं होगी जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट ना हुई हो, ठीक है, एंड आई एम इंक्लूडिंग एवरीवन, मैं इसमें आपको और मुझे और हर इस इंसान को इन्वॉल्व कर रही हूँ, मैं इसमें अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ, जो मेरी बेटियां हैं मैं उनको भी इन्वॉल्व कर रही हूँ। अभी तक कोई ऐसी खवातीन बची नहीं होंगी, ऐसे बच्चे नहीं होंगे जिनके साथ कभी कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस ना हुआ हो। I alhamdulillah belong to a very good class, but whenever I listen to my friends' stories and I just got shocked कि अच्छा बचपन में तुम्हारे साथ भी ये हुआ था, अच्छा तुम्हारे साथ भी ये हुआ था, I was like मतलब क्या हो रहा है। और वही वाली बात है कि हमने, ठीक है, हमने being woman we have given this right to men कि अच्छा भी अगर आपने कर लिया, देखिए सेक्सुअल पार्टनर, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होना एक नॉर्मल बात है औरत मर्द के लिए इस कल्चर में, ठीक है, तो ये इनको अलाउ किसने किया है? ऑफ कोर्स ये उस औरत ने अलाउ किया जो उसके साथ रह रही है, या उसकी माँ ने उसको अलाउ किया है, जो उसकी उस बंदे की माँ ने अलाउ किया, कोई बात नहीं, इट्स अ नॉर्म। अगर वही औरत चीखती चिल्लाती कि अच्छा मेरे हस्बैंड के सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, मल्टीपल हैं, या इज हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो वो क्या होता है, या तो उसको कह दिया जाता है कि हाँ जी तुम खुद ऐसी उस लिस्ट पे कर रही हो, या हमारी माएँ या जो हमारे बड़े होते हैं वो कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, इट्स अ नॉर्म ऑफ द सोसाइटी, सब मर्द ऐसे ही करते हैं, सो दिस इज वेरी नॉर्मल, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, ठीक है। सो वही वाली बात है ना, उसको दबा दिया गया है, जब दबाया गया है तो वायलेंस आ गया था, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं से तो बाहर आना है ना, उससे कहीं ना कहीं से आना है, हमारे दिल से आना है, माइंड से आना है। अगर माइंड से अगर वो खुद को सप्रेस कर रही है तो ऑफ कोर्स उसके जो नताइज है वो इससे भी बुरे हैं, ठीक है। और मेरे पास जो खवातीन आती हैं हु आर मोर इनटू डिप्रेशन एंड एंजाइटी, और सीरियसली सम लीड्स टू सुसाइड अटेम्प्ट्स एज वेल, वो खवातीन ज्यादा हैं जिनके साथ इमोशनल अब्यूज घर में बहुत होता है by their sexual partners, by their husbands, और they are the one जिनको बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, और सीरियसली मैं आपको ये बता रही हूँ, दिस इज वेरी अलार्मिंग, तो सुसाइडल आइडिएशन तक भी पहुंच जाती है, विच इज वेरी सीरियस थिंग, ठीक है। और इसके अलावा अगर राबिया हम यहाँ पर मैम राना से पूछें कि इसकी जो सोसाइटी के फैब्रिकेशन में क्या ऐसी वजह है, जेंडर रोल्स तो जो चले हैं ठीक है, बहुत पुराने जो हैं वो
लागू हुए हुए हैं और वो चलते चले जा रहे हैं। तो आप इसको जेंडर के हवाले से कैसे देखती हैं? आई थिंक नेट का इशू है शायद। हाँ, हेलो, हेलो मिस राना। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करेंगी राबिया कि ऐसी कौन सी, सॉरी आई थिंक शी केम, आप क्या सजेस्ट करती हैं कि ऐसी जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, दूसरों को भी नहीं सुना जा रहा, हाँ जी, चले ठीक आपको है, मेरी अगर हम आवाज एक, जी जी आ रही है मैम, कि अगर दूसरों को नहीं भी, अच्छा। हम कहते हैं जी मेल्स को नहीं सुना जा रहा, जी जी, इसमें कुछ तो इसी वजह से मैंने उसकी वीडियो ऑफ किया है, ताकि जी 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 आप बताइए जेंडर्स के हवाले से, जेंडर के हवाले से आप क्या कहेंगी कि जेंडर रोल्स तो चले ठीक है, हमने सदियों से चलते चले आ रहे हैं, अभी की जो सिचुएशन है कि जब आगाही कैंपेन्स बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, लिटरेचर बहुत ज्यादा है, अब तो स्टैटिस्टिक्स भी ऑनलाइन मौजूद हैं, तो फिर भी क्यों ऐसा है कि हमारे माशरे में रोज बरोज ऐसे वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं? आई थिंक इंटरनेट का इशू है। राबिया, आप अगर हमें क्योर्स के हवाले से बताएं कि हम किस तरह से जो है इसके हवाले से कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स या कोई लाइक हम खुद के साथ किस तरह से टाइम स्पेंड करें या ग्रुप्स डेवलप करें, क्या हो सकता है कि जिसके थ्रू हम चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जा सकें? अच्छा रबिया, इसमें ये ऐसा है कि सबसे पहले तो हमने उन कॉजेज को देखने के किन कॉजेज की वजह से वायलेंस हो रहा है, ठीक है। क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से शी इज बीइंग डिप्रेस्ड या उसको अब्यूज किया जा रहा है, या जो भी रीजन आ रही हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग हम तो उसके अकॉर्डिंगली ही ये देखते हैं कि क्या इश्यूज हैं। बट एज फार एज देखिए, अर्बन औरत के पास हेल्प मिल जाती है, वो बात कर लेती है, अपने किसी ना किसी फ्रेंड से बात कर लेती है, या उसके पास साइकोलॉजिकल हेल्प भी होती है। मतलब अब माशाल्लाह से शहरों में बहुत ज्यादा साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, बहुत ज्यादा साइकाइट्रिस्ट मौजूद है, कहीं ना कहीं से वो मिल जाती है। लेकिन जो रूरल औरत है ना, उसके पास कोई हेल्प नहीं है, ठीक है। वो वो घर जाती है, वो बाहर का काम भी करती है, वो घर का काम भी करती है, वो उसके बाद वो अपने मियाँ से मार भी खाती है, रोज रोज, इट्स अ नॉर्म फॉर देम। वो रोज मार भी खाती है, और उसके बाद फिर भी उसको वो क्या कहते हैं, मजाजी खुदा भी मानती है, वो उसको पूछती भी है, और उसके बावजूद वो उसके बाद जो पैसे कमाती है वो उसको देती है अपने हस्बैंड को, और वो उसके बाद उसको दे ना दे उसकी मर्जी है। I'm not being no, मैं यहाँ पे वही फेमिनिस्ट नहीं हो रही हूँ, लेकिन मैं आपको वायलेंस की हद बता रही हूँ कि एक औरत इतना कुछ करने के बावजूद वो मार भी खाती है। और क्योंकि उसने उसी सोसाइटी में रहना है, उसे उसी घर रहना है, वही वाली बात है, शी कैन नॉट हैव डिवोर्स। और इसमें सीरियसली अभी जैसा सादिया ने कहा कि वो डिवोर्स इससे ले सकती कि जी उल्मा कहते हैं गुनाह होगा या इस तरह से, ऐसी बात नहीं है। हमारा कल्चरल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिलीजियस। हम रिलीजियस कहते जरूर है, लेकिन हम है नहीं, ठीक है। हमने रिलीजन को यूज किया हुआ है अपने मकसद के लिए, हमने रिलीजन को यूज किया हुआ है जहां जहां उसकी जरूरत पड़ती है हम उसको फिट इन कर देते हैं। लेकिन कल्चरली वी आर सोसाइटी जहां पे औरत को इनकरेज नहीं किया जाता। इस्लाम में तो बहुत इनकरेज किया जाता है औरत को, ठीक है। हमारी तो मिसाल ही हजरत खदीजा से शुरू होती है, हजरत खदीजा पे ही खत्म होती है, एंड शी वाज सच एन एम्पावर्ड वुमन। तो हमारा इस्लाम तो कहीं नहीं है फिर, ठीक है। और मारने धारने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे इसमें, औरत को लो स्टेटस देने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे इस्लाम में। तो ये सब वो चीज वैल्यूज हैं जो हमारी कल्चरली हमारे अंदर डाली गई है, कल्चरल प्रेशर्स है हमारे ऊपर, जो सोसाइटल प्रेशर्स हैं वो सारे के सारे कल्चरली इनकारनेटेड है हमारे साथ। वो हमारा रिलीजियसली हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो वो अब कल्चरली क्या होता है कि नॉर्म बना दिया कि जी हस्बैंड ने ये कहा है, हस्बैंड की बात है, कोई बात नहीं बेटा घर बसाना है तो ये तो फिर थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त करना पड़े, जैसे साथिया ने कहा है, दैट इज ट्रू, ऐसा ही होता है। सो अच्छा, जहां तक फिर हम बात आती, कोई अगर ऐसी खवातीन हमारे पास आती हैं
और रूरल वाली जो औरत है ना, उसको समझाना कि जी तुम अपने लिए आवाज उठाओ और अपने लिए बोलो या अपने हस्बैंड को ये कहो, दैट इज इम्पॉसिबल, बिलीव मी। क्यों? क्योंकि जब वो 13 साल की होती है उसकी शादी कर दी जाती है, और 13 साल की उम्र वो उम्र होती है जिसमें आपका ब्रेन वॉश हो जाता है, ठीक है। यू कैन, जो आप उसमें डालेंगे ना टिल डेथ, वो ही उसके दिमाग में रहेगा। सो एक आम जो गांव की औरत है उसको ये बताना, मैं इसलिए गांव की औरत बाबा कह रही हूँ बिकॉज देयर आर सो मेनी वुमेन हु आर इन थाउजेंड्स हु बिलोंग्स टू मी, जो मेरे साथ कनेक्टेड है, और मैं देखती हूँ कि उनको समझाना इज लाइक इम्पॉसिबल। उनके लिए एक नॉर्मल बात है मार खाना, उनके लिए एक हर चीज नॉर्मल है। दे आर स्टिल हैप्पी कि वो जिस एनवायरनमेंट में रह रही हैं उससे निकलना नहीं चाहती हैं, या शायद उनके लिए निकलना जो है वो पॉसिबल नहीं है, शायद उनका दिमाग ही नहीं जाता इस तरफ, क्योंकि वन ऑफ द रीजन इज कि लैक ऑफ एजुकेशन। उनके पास एजुकेशन नहीं होती है और वो एजुकेशन लेना चाहती भी नहीं, ठीक है। सो दे आर हैप्पी इन देयर ओन स्मॉल हाउस, और वो उसके अंदर से निकलना नहीं चाहती। बाकी ये है कि जब हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर आ जाती है, बचपन में इन्होंने मार धाड़ देखी हो तो उनके लिए एक नॉर्म है कि चलो ठीक है, बचपन में मार धाड़ देखा, हमारे साथ भी हो जाएगा, तो कौन सी बड़ी बात है। तो तो इसका अच्छा, मैं इस तरफ जाऊंगी कि हम इसको कैसे करें रिजॉल्व। जो हमारे पास खवातीन आती हैं उसको देखिए, इससे पहले तो हम उनको बताते हैं कि हम आपको जो थेरेपी देंगे उसके क्या क्या व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, आपको कैसे फायदा मिलेगा, एंड हाउ यू विल बी आउट ऑफ द डिप्रेशन, ठीक है। सबसे पहले जो मेन चीजें होती है ना, जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली यू आर अफेक्टेड और वुमन इज अफेक्टेड, दैट इज डिप्रेशन और एंजाइटी। और इन एनी केस जहाँ पे आई स्टिल नो वन ऑफ माय नेबर्स, उनकी एग्जांपल मैं दूंगी कि वो जब आई रिमेम्बर जब उनके घर में जब सब हमारी जब हम उनको बाजी वगैरह कहते थे, तो वो छोटे होते थे, तो उनकी शादियां हो गई हमारे सामने, हम उनसे तो बड़ी थी। तो उनके जो हस्बैंड थे वो अपनी बीवी को दे यूज्ड टू वेरी लेट डाउन, और मशहूर होता था कि मतलब दे गिव अ डैम अबाउट देयर वाइफ। खैर उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी उनकी कजन के साथ, और वही हुआ कि उनकी लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होते थे। दे आर द गाय हैज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और ऐसे लड़ाइयाँ हुई। एक दिन लड़ाई में उसने यही किया कि उसने उसको मारा, और वो स्टेयर से गिरी एंड शी डाइड। तो खैर ये वो केस बता रही हूँ जो कभी भी पुलिस के पास नहीं गया, हालांकि उनको पता था कि ही वाज द कल्प्रिट, और ये पुलिस के पास कभी नहीं गया। ये एक ऐसा कल्चर नॉर्म है जिसमें सब ने अच्छा ठीक है करके उसको खुदाफिज कर दिया, और ये चीज नहीं की वही। तो ये एक नॉर्मल एक अच्छे घर की मैं आपको बात बता रही हूँ जिसका डेटा हमारे पास नहीं है। तो बिल्कुल और ऐसे जो खवातीन जो बच जाती हैं वो पीटीएसडी की खवातीन होती हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर उनको हो जाता है, स्लीप डिफिकल्टीज होती हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं उनको, सुसाइड अटेम्प्ट्स की तरफ चली जाती हैं। इसके अलावा उनकी अपनी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बहुत बुरी हो जाती है, और खास तौर पे वो माएँ जिनकी अपनी हेल्थ बुरी होती है, उनके बच्चों की भी हेल्थ कभी सही नहीं होती है। उनके बच्चे अफेक्ट होते हैं, उनकी फैमिलीज अफेक्ट होती हैं, उन्हीं की वजह से उनके माँ बाप भी परेशान होते हैं। और ये साइकिल अगर वो है। सॉरी, यस, ये साइकिल, मैंने कहा ये साइकिल जो है वो यस, ट्रांसफर होता रहता है वो ट्रांसफर जनरेशन हो रहा है और जनरेशन टू जनरेशन हो रहा है। यस रबिया, दैट इज सो ट्रू। और बिलीव मी, सोने पे सुहागा इस कोविड-19 ने कर दिया है कि वो जो 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 थोड़ा बहुत आपको सुकून मिलता था, जो हस्बैंड्स घर से बाहर जाते थे और औरत कह रही थी शुक्र है क्या है यार सुकून हो गया घर में, तो सही। वो जो हस्बैंड है वो घर बैठ गए, और मजीद हाँ जी। लड़ाइयाँ हो गई, मजीद फ्रस्ट्रेशन हो गई है। और ठीक पॉपुलेशन है। भी बढ़ गई। यस। जी, आगे मैं आपसे इस हवाले से कमेंट्स लेना चाहूंगी कि कहा जाता है कि जैसा आप अपने ग्रुप्स डेवलप करें जो आपको हेल्प आउट करें। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने कहा कि खवातीन जो हैं, जैसा बच्चियों की कम उम्र में शादी हो जाती है, वो भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती है, और फिर ओब्वियसली वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर भी होती है। तो अगर आप इसको यूं भी देखें, जैसा पिछले दिनों एक डोमेस्टिक वायलेंस बिल के साथ साथ एक और बिल था जिसमें अक़लीती बच्चियों की, कमसिन बच्चियों की शादियों के रोकथाम के हवाले से वो बिल था कि जबरन जो है वो उनको कन्वर्जन करा के उनकी शादी की जाती है। तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट कि जो औरत पाकिस्तान के एरिया में रहती है वो तो पाकिस्तानी है, चाहे उसका कोई भी मजहब है, उसका कोई भी
है, कोई भी फ़िरका है, हम सब इस बात पे एग्री करते हैं। तो हम बाकी ख़वातीन जो हैं, जो किसी और कास्ट से, किसी और सेक्ट से, किसी और रिलिजन से हैं, हमें क्यों नज़र नहीं आता कि ये हम सब जो हैं वो इस बिल के साथ-साथ, डोमेस्टिक वायलेंस बिल के साथ-साथ उस माइनॉरिटी राइट्स के बिल जो है, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ कन्वर्जन का है, चाइल्ड मैरिजेस का है, उसको क्यों नहीं करने के लिए जो है वो तहरीक चलाते हैं? अच्छा, इसमें तो सबसे पहली चीज़ है कि मुझे तो ये समझ नहीं आता, पिछले 70 सालों में हमने पाकिस्तान को क्यों बनाया गया था, उस चीज़ को समझा ही नहीं। और पाकिस्तान को इतना ज़्यादा, मतलब पाकिस्तान की इमेज को इतना ज़्यादा इस्लामाइज़ करते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियन, मतलब ये है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दिस। हालांकि हमारे जो लीडर्स ने एक जंग लड़ी थी, वो सिंपली जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के, जिसमें सिर्फ मुसलमान ही रह सकते हैं, और वो मुसलमान जो कि हु आर गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए सांस लेने की जगह ना हो, और हम उनकी जमीन तंग से तंग कर दें। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में 2 रंग हैं, ग्रीन एंड वाइट आर रिप्रेजेंटिंग द माइनॉरिटीज। लेकिन हमने आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम बिल्स में, वही बात कर रही हूँ, जिस तरह अभी जो है निकाह के साथ हमने खत्म नबूवत की शिक लगा दी है, उसके बाद फिर उलमा कराम ये कहते हैं कि जी किसी को मारना या घर में कोई तशद्दुद हो रहा है तो वो उनका इंटरनल मामला है, तो हम उसमें क्यों पड़े। मतलब बाकी चीजों पे आप डिस्कस कर सकते हैं, औरतों के किरदार पे आप डिस्कस कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग पे कर सकते हैं कि औरत इनकार नहीं करे, उसका मर्द उसे जितनी मर्जी टाइम वो मतलब बच्चे पैदा हो जाएं, ये तो एक औरत इसी काम के लिए पैदा हुई है। मतलब आप उन बाकी चीजों पे, तमाम बाकी चीजों पे फिर आप ये कहते हैं कि जी उसकी शादी करना, मतलब दोबारा से अगर वो बेवा हो गई है, तलाक याफ्ता, उसकी शादी करना एक इतना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो अगर शादी फौरन, अगर इद्दत के फौरन यानी 4 महीने बाद कर ले तो वो बदकार हो सकती है, क्योंकि उसका पहले से कोई अफेयर होगा तभी उसने तलाक ली है या कोई मसला हो गया। तो मतलब हम बाकी चीजों पे आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन इस मामले में आके आपने कहा कि ये तो इंटरनल मैटर है और स्टेट को कुछ नहीं करना चाहिए। और हाँ, अगर स्टेट इसमें इंटरफेयर करेगी तो हमारा फैमिली सिस्टम खराब हो जाएगा। तो क्या हमारा फैमिली सिस्टम सही है? और ठीक है, एक तरह से रूरल बैकग्राउंड की जो औरतें हैं और जो कि हमारे जो दूसरे प्रोविंसेस हैं, उनमें तो चलो ठीक है, आवर सोसाइटी इज ऑब्सेस्ड विद अर्ली मैरिजेस। उनको ऐसे लगता है कि औरत जो है ना, एक लड़की पैदा ही सिर्फ शादी करने और बच्चे के लिए हुई है, और उसका कोई काम नहीं है, वो ना डिसीजन मेकिंग में हो सकती है, ना फाइनेंशियली, ना इकोनॉमिक या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, उसका और कोई काम नहीं। अच्छा ठीक है, एक तो वो माइंडसेट है, अभी तो उस माइंडसेट को हम थोड़ा अलग रखते हैं। मुझे तो एतराज हम जैसी लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं, जिन्हें घर में और माँ बाप ने इतनी सपोर्ट की है कि वो एजुकेशन उन्होंने अच्छी हासिल की है, हम पढ़ रहे हैं, और फिर जब हमारी शादियां होती हैं एंड वी आर लाइक स्ट्रगलिंग विद द मैरिज, क्योंकि हम अपनी फैमिली को नहीं बता सकते, वी नीड टू शो कि हाँ सब अच्छा है, वी आर हैप्पी एंड आई एम पार्ट। आपने ग्रुप की, सपोर्ट ग्रुप की बात की है, आई एम पार्ट ऑफ मेनी वुमेन ग्रुप, क्योंकि आजकल तो फेसबुक पे बहुत सारी लड़कियों के ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ बिजनेस ग्रुप्स हैं, कुछ उनकी थेरेपी के एंड सपोर्ट ग्रुप्स हैं। अब रोज आए दिन जिस तरह के इश्यूज आते हैं, मतलब फिर देन आई थॉट अबाउट इट कि अगर शादी करके भी पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, शादी करके भी आप डिप्रेशन का शिकार है, मिस राबिया विल लाइक, क्योंकि वो खुद साइकोलॉजिस्ट है, उनके पास ऐसे केसेस आते होंगे, अगर आप तन्हाई का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, और वो मेंटल हेल्थ की फ्रस्ट्रेशन किस पे निकल रही है? दैट विल ऑफ कोर्स वो बच्चे सर, कि आप क्या तुम मेरे ऊपर अजाब नाजिल हो गए हो, क्या मुसीबत है, क्यों, मतलब फिर वो बच्चों की तरबियत नहीं कर पाएंगी वो माएँ, क्योंकि वो स्ट्रेस में है, वो डिप्रेशन में है, उनको वो बच्चों के साथ भी एसोसिएशन में प्यार नहीं हो सकता। तो सिर्फ इस डोमेस्टिक वायलेंस का इफेक्ट सिर्फ एक चीज पे नहीं है कि वो औरत फिजिकली या मेंटली या इमोशनली सफर कर रही है, उसकी पूरी फैमिली, उसके इन लॉज, उसके पेरेंटल फैमिली एंड देन उसके बच्चे, तमाम लोग उस पर सर्वाइव करें। और सपोर्ट ग्रुप का मसला ये कि बेसिकली वो जो कहते हैं कि औरत औरत की दुश्मन है, तो ये कहीं ना कहीं वो जो प्रमोशन है कि तुम दूसरी शादी कर सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मर्द के लिए ठीक है, बाहर जाके वो औरतों के साथ डिनर कर सकता है, हैंग आउट्स कर सकता है, सैर करने के लिए जा सकता है,
कितनी औरतें मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ हनीमून पे जिंदगी में एक दफा पहाड़ी किसी माउंटेनस एरिया में गई होंगी, अदरवाइज उनको फैमिली में परमिशन ही नहीं कि ओ ये कौन सी फरमाइश है छुट्टियों पे जाने की। और इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे मसले हैं, और वो कहाँ से आते हैं? वो सासें रोकती हैं, वो नंदे रोकती हैं। सो बेसिकली मेरा ख्याल है कि हम औरतों को ना स्कूल लेवल पर ही ये सपोर्ट सिखाने की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ ओ तुम मोटी हो, तुम पतली हो। बॉडी शेमिंग हम लड़कियों में ज्यादा होती है। फिर उसके बाद शर्म, ओह तुम 16 साल की हो गई, 18 साल की। वो जो मैट्रिक की लड़कियां हैं वो जब अपनी अंगूठियां दिखाती हैं दूसरी लड़कियों को कि ये तो मेरी ईदी आ गई और ये मेरी अंगूठी आ गई, मतलब इस शादी के कॉन्सेप्ट को इतना ग्लैमराइज और फैंटेसाइज किया जाता है। बट व्हाट वी आर इग्नोरिंग द कपल काउंसलिंग, कि शादी से पहले उनकी कपल की काउंसलिंग जरूरी है कि हाउ टू स्पेंड देयर लाइफ, और उसमें उनको किस तरह से बर्दाश्त पैदा करनी। एक तो पाकिस्तानी सोसाइटी में और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें बर्दाश्त वैसे ही कम हो गई है, और दूसरे मतलब हमें दूसरे मजहब के लोग और दूसरे सेक्ट के लोग और दूसरी सोच के लोग वैसी बर्दाश्त नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप, हम खुद सोचते हैं कि वी आर ओनली द राइट वंस। एक तो ये चीज है, वो फ्रस्ट्रेशन, वो लैक ऑफ पेशेंस वैसे ही सोसाइटी में पैदा हो रहा है। देन देयर इज लैक ऑफ कपल काउंसलिंग, और वो जो ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स का पॉजिटिव रोल था वो भी खत्म होता जा रहा है। तो हम कहीं कंफ्यूज हैं और इस्लाम से तो वैसे ही दूर हो गए। और ये जो इस्लाम की बात करते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले आप प्लीज 2 मिनट के लिए ये सोच लें, आर यू आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? और अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है तो दूसरों पे प्लीज उंगली मत उठाइए। सॉरी मैं थोड़ी जज्बाती हो जाती हूँ इन इश्यूज को। ये एक ऐसी रियलिटी है कि हम खुद को देखने की बजाय ज्यादा दूसरों को देखना और दिखाना पसंद करते हैं। तो लाइक हम अपने अंदर झांकने की बजाय या खुद कुछ सोसाइटी में ऐड ऑन करने की बजाय कहते हैं तुमने ये काम किया है, तुमने क्या किया है, आपने क्या किया है, फलां ने क्या किया है, फलां का क्या रोल है, एंड दैट्स इट। इसके अलावा जो हमें है कभी-कभी खुद बुरा लगता है। अच्छा किसी ने मतलब मैं 1 मिनट के लिए सोचूं कि अगर कोई मुझे इफ समवन वांटेड टू टच मी जिसमें मेरी रजा नहीं होगी, या कोई मुझे ऐसी बात कहना चाहे, तो मैं कितना अनकंफर्टेबल फील करूंगी। या मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रही, मैं अपनी बातों से या डोमिनेट तो नहीं हो रही किसी जगह पे, किसी ग्रुप में। तो हमें इस बातें बुरी लगती हैं, तो हमें दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। और वायलेंस सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि मेल मेंबर से होता है, वो पूरा एक सर्कल है। और उसमें फिर वही है कि लड़की को या एक औरत को जब एक टॉय की तरह ट्रीट करेगा तो कोई भी आके उसको कहेगा कि व्हाटएवर वी वांट टू डू वी कैन। चले ठीक है, थैंक यू सो मच सादिया। राबिया मैं आपसे भी कुछ टूल्स या थोड़ी सी क्योंकि अब हम प्रोग्राम को एंड की तरफ लेके जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ अगर हमें मशवरा थोड़ा सा देना चाहें तो हम उस पर फिर हम क्लोजिंग करना चाहेंगे। जी हाँ जी रबिया, अच्छा सादिया ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, आई टोटली रिलेट टू इट। और एक चीज ये ऐड करना चाहूंगी कि जैसा कपल थेरेपी की इन्होंने बात की है, कपल थेरेपी तो यूजुअली तब होती है जब एन वी मेक्स अ कपल। उससे पहले आई थिंक बचपन से ही इस चीज की, अगर हमारी बच्चियों में और बच्चों दोनों में, अगर लड़कों और लड़कियों दोनों में अगर ये चीज हमारी माएं हमारी दादियां डालना शुरू कर देना कि शादी होना जरूरी नहीं है, शादी के बाद जो है एज अ पार्टनर रहना जरूरी है। हमारी कल्चर में शादियां हो जाती हैं और वायलेंस की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि दे आर नॉट कंसिडर देम टू बी देयर पार्टनर। ठीक है, और वो चल रहे कि जी काम चल रहा है तो चला लो, बच्चे हो गए, सारा कुछ हो गया और सारा कुछ ऐसे कैसे चल रहा है, लेकिन पार्टनर नहीं होते। ठीक है, सो आई थिंक वी नीड टू चेंज दैट कॉन्सेप्ट। अच्छा, जो आपने बात की है कि हमें क्या करने की जरूरत है, सबसे पहले तो हमें गवर्नमेंट लेवल पे इसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। गवर्नमेंट लेवल पे लॉज लाने की जरूरत है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। लॉज तो बहुत बने हुए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उनकी। ठीक है, हमारे पास हमारी मैक्सिमम औरतें ऐसी हैं जिनके पास कुछ सुनने वाला नहीं है। देयर इज नोबडी टू लिसन टू देम, इवन नॉट देयर पेरेंट्स, देयर नोबडी टू लिसन टू देम। तो हमारे पास ऐसी एनजीओस तो हैं हमारे पास, लेकिन आई थिंक दे आर नॉट, शायद वो इतनी एक्टिवली रूरल एरियाज में काम नहीं कर रही हैं या मैक्सिमम और तक पहुंच नहीं पा रही हैं। बिकॉज इफ आई लुक इनटू माई सेल्फ, अगर मुझे कभी कोई चाहिए हो तो सीरियसली मुझे नहीं पता कि मैं किसके पास जाऊँ। ठीक है, और आई एम अ वेरी वेल अवेयर्ड वुमन। मैं एक चेम्बर चलाती हूँ, आई नो मेरे पास बहुत हजारों में औरतें आती हैं
लेकिन अगर मैंने कभी किसके पास जाना हो तो सीरियसली मुझे नहीं पता मैं किसके पास जाऊँ, आपको भी नहीं ठीक है। पता। तो आई थिंक उनको मजीद हमें उनको अवेयरनेस दिलाने की जरूरत है, आम औरत के पास पहुंचने की जरूरत है। और फिर जहां तक बात है हमारी, फिर हम पर्सनल अप्रोच, हाँ, यानी कि आप यही कहना चाह रहे हैं, मैं इसी पे अपने प्रोग्राम इख्तिताम करना चाहूंगी, क्योंकि आगाही की मुहिमें जो है वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। हम बिल्कुल एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ पर अर्बन वुमेन को अपने काफी सारे हुकूक का पता है और फराइज का भी पता है। और अब तो हमारे साथ मेल मेंबर्स भी खड़े होते हैं कि हाँ, जब उनकी बेटियों या उनके घरों में इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो वो भी सामने आते हैं। जैसा बिल्स लाए जाते हैं, वो बनाने वालों में काफी मेल मेंबर्स भी शामिल होते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि हम कलेक्टिवली जो कोशिश कर रहे हैं, हमें इससे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें मजीद अपने को जारी रखना चाहिए। और जैसा आपने कहा, जैसा सादिया ने कहा और जैसा मैम राना ने बताया कि हमें अर्बन से रूरल वुमेन को भी अपने फोकसेस में लाना चाहिए, और अपने साथ साथ उन सारी माइनॉरिटी की खवातीन जो एथनिक ग्रुप से हैं, उन सब खवातीन को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर चलना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि जी गवर्नमेंट को भी अपना रोल अदा करना है, तो हाँ, गवर्नमेंट अपने लॉज बना रही है उसके हवाले से इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तरतीब दे, और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपने ही जो लॉ मेकर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो भी इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच। इवन रबिया, एक और चीज ऐड करूंगी, आई एम रियली सॉरी, एक और चीज ऐड करूंगी कि सिर्फ पार्लियामेंटेरियन या सिर्फ एक्टिविस्ट तक बात ना रह जाए, ये सारी बात हमारे पुलिस स्टेशन तक भी पहुंचे, वुमेन राइट्स के सेल बन रहे हैं उन तक भी पहुंचे, ताकि एक आम औरत जो एक छोटे से घर से बिलोंग करती है उसको पता होगा कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा अगर मैं घर से बाहर निकलूंगी तो। एग्जैक्टली। चल, थैंक यू सो मच रबिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सो लोगों मच। का भी शुक्रिया सामीन, जो आप हमारे साथ रहे और अपनी राय से भी आगाह करते रहे। थैंक यू सो मच।